तारीख थी 29 अक्टूबर 2023 को, जब टर्की सेलिब्रेट करता है ऑटोमन एम्पेरियल रूल के 100 साल के विघटन को। 1923 वो साल रहता है जब टर्की पर 600 साल से ज़्यादा का ऑटोमन एम्पेरियल रूल ख़त्म होता है। एक ऐसा साम्राज्य जो कभी 16वीं सदी में मिडल ईस्ट से लेकर नॉर्थ अफ्रीका और ईस्टर्न यूरोप तक फैला था। कैसे एक साम्राज्य नॉर्दर्न एनाटोलिया के ट्राइबल एरिया से रीजनल पावर बनकर उठता है और 16वीं सदी में रिमार्केबल टेरिटोरियल एक्सपेंशन करता है और पूरे मिडिल ईस्ट पर अपना कंट्रोल इस्टेब्लिश करता है। किसने सोचा था एक छोटा सा ट्राइब जो कभी सेंट्रल एशिया के रेगिस्तानों में घुमा करता था, वो आगे चल के दुनिया के 3 बड़े कॉन्टिनेंट्स पर राज करेगा। पर ऐसा क्या हुआ इस माइटी साम्राज्य को जो कभी पूरे सेंट्रल एशिया पे अपना कंट्रोल रखता था? क्या थे इस साम्राज्य के अंत का कारण और कैसे इसने मॉडर्न टर्किश नेशन को बनने में मदद की? तो चलिए चलते हैं टर्की के इस हिस्टोरिकल सफ़र पर। दिस इज़ द हिस्ट्री ऑफ ऑटोमन एम्पायर। तो सबसे पहले समझते हैं कि ऑटोमन साम्राज्य का उदय कैसे हुआ। तो हिस्टोरियंस का कहना है कि टर्किश लोग पहले सेंट्रल एशिया के निवासी थे जो आगे चल के कैस्पियन सी की तरफ माइग्रेट हुए और इसी के साथ उन्होंने इस्लाम धर्म कबूल किया और इस्लाम के रंग ढंग में रंगना शुरू हो गए। ओगुज जो कि एक ट्राइबल क्लैन थी, वो कैस्पियन सी की तरफ आकर रहने लगी और वहीं बस गए। इन्हीं ओगुज टर्क्स की एक ब्रांच सेल्जुक टर्क्स इनसे अलग होती है और खुद का नया साम्राज्य बनाने के लिए निकल पड़ती है। सेल्जुक टर्क्स के बाशिंदे नींव रखते हैं सेल्जुक एम्पायर की। माइग्रेट होने के साथ ही जैसे मैंने बताया वो इस्लाम कबूल कर लेते हैं और उनके ही रंग ढंग में रंगना शुरू कर देते हैं। दोस्तों फिर आता है साल 1071 जब मैंजिकट का महायुद्ध खेला जाता है, जहाँ पर सेल्जुक एम्पायर की पूरी तरीके से बाइजेंटाइन एम्पायर के सैनिकों को कुचलकर मौत के घाट उतार देता है और बाइजेंटाइन एम्पायर को अपने सेल्जुक एम्पायर में मिला लेते हैं। अब सेल्जुक एम्पायर बाइजेंटाइन एम्पायर को हरा देता है और धीरे धीरे राज करने लगता है। अगले 200 सालों के अंदर धीरे धीरे मंगोल अटैक सेल्जुक एम्पायर को गिराने में शुरुआत करते थे और सेल्जुक एम्पायर धीरे धीरे गिर जाता है और छोटी छोटी टर्की स्टेट उभर कर आती है जिन्हें कि बेलिक्स कहा गया था। दोस्तों इन्हीं बेलिक्स में से एक छोटी सी क्लैन का लीडर था उस्मान दी वन, जिसका नाम आगे चलकर इतिहास में अमर होने वाला था। उस्मान दी वन धीरे धीरे मौके का फ़ायदा उठाता है और धीरे धीरे बाइजेंटाइन के छोटे छोटे किले पर अटैक करना शुरू कर देता है। धीरे धीरे उसका एरिया बढ़ने लगता है और ऑटोमन नाम का एक नया साम्राज्य उभर कर आता है। दोस्तों ऐसा कहा जाता है कि उस्मान वन ने 1299 से लेकर 1326 तक ऑटोमन साम्राज्य पर राज किया और एक्सपांशन और टेरिटरीज को एक्सपांड किया। दोस्तों जब 1326 में उस्मान का बेटा उरहान गाजी तख्त पर बैठता है तो वो बुरसा नाम के शहर को कब्जे में लेने के लिए निकल पड़ता है और बाइजेंटाइन एम्पायर से ये शहर छीन लेता है और आगे चलकर बुरसा शहर ही फर्स्ट ऑफिशियल कैपिटल बनती है ऑटोमन एम्पायर की। दोस्तों आगे चल के कुछ सालों बाद उरहान गाजी मर जाता है और ऑटोमन एम्पायर को उसके वंशज जो है वो आगे बढ़ाते हैं। सिर्फ 21 साल का था वो सुल्तान, लेकिन उसका सोच, उसका जुनून और उसकी तलवार इतिहास लिखने को तैयार थी। नाम था सुल्तान मोहम्मद II, जिसे दुनिया आज फतेह के नाम से जानती है। दोस्तों 29 मई 1453 को बाइजेंटाइन का दिल कॉन्स्टेंटिनोपल, जिसे कभी रोम का वारिस कहा गया था, उस पर मोहम्मद II ने आखिरी वार किया। दुनिया की सबसे मजबूत दीवारों को तोड़ने के लिए उसने बनवाया एक ऐसा कैनन जो पहली बार देखने पर किसी भी दुश्मन के हौसले तोड़ देता था। समुंदर रास्ता ना दे तो हिम्मत ज़मीन से चलती है। मोहम्मद ने अपने जहाज़ों को पहाड़ों के पीछे छिपाकर बाइजेंटाइन को छोका दिया और ये युद्ध सिर्फ एक युद्ध नहीं, एक सोची समझी और मानसिक चतुराई थी। और फिर जो खून और जो शौर्य के बीच कॉन्स्टेंटिनोपल गिरा, मोहम्मद ने अंदर कदम रखा, लेकिन नफ़रत से नहीं, एक सुल्तान की तरह, एक राजा की मर्यादा के साथ। हाजिया सोफिया की मीनार अब उस बदलते युग के प्रतीक थी। दोस्तों ये जीत सिर्फ एक शहर की नहीं थी, ये जीत थी एक सपने की। महमूद ने वो किया जो हज़ारों साल से कोई नहीं कर पा रहा था। कॉन्स्टेंटिनोपल अब इस्तांबुल था और ऑटोमन एम्पायर अब दुनिया की तकदीर लिखने जा रहा था। एक जवान सुल्तान, एक गिरता हुआ शहर और एक उठ खड़ा हुआ साम्राज्य। ये थी कहानी फतेह कॉन्स्टेंटिनोपल की। और आगे चल के 1453 में ही कॉन्स्टेंटिनोपल बनती है ऑटोमन एम्पायर की एक नई कैपिटल। दोस्तों 1453 के बाद जब कॉन्स्टेंटिनोपल ऑटोमन्स के हाथ आया तो दुनिया के सबसे इम्पोर्टेंट ट्रेड रूट यानी सिल्क रूट उनके कब्जे में आ गया था। अब यूरोप से एशिया तक जाने वाला हर माल, हर सुगंध, हर रेशम ऑटोमन सुल्तान की मर्जी से गुजरता था। उन्होंने ट्रेड रूट पर मोनोपोली बनाई और यूरोपियन देशों के लिए एक
आर्थिक संकट पैदा कर दिया। स्पाइस, परफ्यूम, सिल्क सब कुछ महंगा हो गया था। तब जाके यूरोप के दिमाग की नई बत्ती जलती है और एक नया रास्ता खोज निकालते हैं, समुंदर का रास्ता। और यही से शुरू होता है एक नया युग, द एज ऑफ एक्सप्लोरेशन। दोस्तों, यूरोपियंस के कहने पर सन 1488 में बार्थोलोम्यू डायस अफ्रीका के साउथ टीप तक पहुंचते और दुनिया को आगे का रास्ता दिखाता है। और 1492 में कोलंबस जो है वो इंडिया की खोज में निकलता है, पर वो गलती से अमेरिकन आइलैंड्स पहुंच जाते, जो कि वो वेस्ट इंडीज़ का नाम देते, जो कि आज के कैरेबियन आइलैंड्स हैं। दोस्तों, 20 मई 1458 को वास्को डी गामा पहली बार समुंदर के रास्ते से भारत पहुंचते और यही से शुरू होता है दी एज ऑफ एक्सप्लोरेशन। क्योंकि इसके बाद बहुत से यूरोपियन कंट्रीज जो है वो एशिया के लिए सिर्फ इंडिया के रास्ते से एशिया में एंटर करते हैं। एक तरफ ऑटोमन्स की मोनोपोली और दूसरी तरफ समुंदर की आज़ादी। दोस्तों, दुनिया अब बदल चुकी थी और ये सब हुआ था कॉन्स्टेंटिनोपल की फतह के बाद। एक शहर गिरा था लेकिन एक नई दुनिया अब उठ खड़ी हुई थी। दोस्तों, 1481 वो साल रहता है जब फतह इस दुनिया से रुखसत हो चुका होता है। कॉन्स्टेंटिनोपल का फतह महमूद अब इस दुनिया से जा चुका होता है। दोस्तों, महमूद के बाद ऑटोमन एम्पायर को मिलता है अपना नया सुल्तान सलीम दी वन। 1517 में जब सुल्तान सलीम वन ने मामलुक सल्तनत को हरा दिया तो एक ऐसी टक्कर थी जिसमें दो बड़े इस्लामिक पावर्स भिड़े थे। मर्ज दबीक और रिदानिया जैसे युद्ध इतिहास बन गए और मामलुकों का डर जो था वो अब ख़त्म हो चुका था। इस जीत के बाद ओटोमन्स ने न सिर्फ इजिप्ट बल्कि सीरिया और मक्का मदीना पर भी कब्ज़ा किया, बल्कि खुद को पूरे इस्लामिक दुनिया का खलीफा घोषित किया। दोस्तों, ऑटोमन एम्पायर को सुल्तान सलीम के बाद मिलता है वो सुल्तान जिसने पूरे साम्राज्य को बदल के रख दिया। एक ऐसा सुल्तान जो अपने टाइम पर 1520 से लेकर 1566 तक राज करता है और ऑटोमन एम्पायर को अपने जेनिथ तक पहुंचाता है। हाँ दोस्तों, मैं बात करता हूँ सुल्तान सुलेमान द मैग्निफिसेंट की। 1520 इस्तांबुल के ताज पर एक नया सुल्तान बैठा था। नाम था सुल्तान सुलेमान, लेकिन दुनिया उसे कहती थी सुलेमान द मैग्निफिसेंट। सुलेमान ने ऑटोमन एम्पायर को सबसे ऊंचाइयों तक पहुंचाया। एक साम्राज्य जो 3 कॉन्टिनेंट्स पर फैल चुका था, एशिया, यूरोप और अफ्रीका। बेलग्रेड, रोड्स, हंगरी, बगदाद। दोस्तों, सुल्तान सुलेमान के हर मोर्चे पर विजय पा रहा था और 1529 में उसके घोड़े आ पहुंचे थे वियना के दरवाज़ों पर। दोस्तों, सुल्तान सुलेमान के युग में कला, संगीत, साहित्य और आर्किटेक्चर को एक नया दौर शुरू हुआ। मीनार शिदान जैसे कलाकार ने उसके सपनों को शहर बनाया। सुलेमान खुद भी एक कवि था जिसका कलाम तलवार से भी तेज़ था। सुलेमान के समय में समुद्र भी उनका था, क्योंकि एडमिरल बारबोसा की नवाल सेना मेडिटेरेनियन पर हुकूमत कर रही थी। ये था एक ऐसा सम्राट जिसके सामने दुनिया भी झुकती थी। जहाँ उसका फरमान चलता वहाँ से सूरज भी 2 बार सोचकर उगता था। सुलेमान सिर्फ एक राजा नहीं, एक युग था, एक इतिहास का सुनहरा अध्याय था। दोस्तों, अब थोड़ा बात कर लेते हैं सुल्तान सुलेमान के आर्मी की। तो ये थी उस समय की सबसे बेहतरीन और संगठित फौज, सुल्तान सुलेमान की आर्मी। दोस्तों, इन आर्मी में थे जेनिसरीज, एक ऐसी इन्फेंट्री जो लोहे से नहीं डिसिप्लिन से बनी हुई थी। अगर बात करी जाए उनकी कैवलरी की, तो उनके सिपाही घोड़े पर बिजली की तरह अपने दुश्मनों पर टूट पड़ते थे, वो भी बिना रुके और बिना डरे। अगर बात करें उनकी आर्टिलरी की, तो ऐसे तोपखाने जिन्होंने यूरोप के किलों को धूल में मिला कर रख दिया था। हर सैनिक ट्रेंड था, तलवार चलाने से लेकर मार्च करने तक, बिल्कुल किसी मशीन की तरह। ये वो फौज थी जिसमें ताकत थी, तकनीक थी और सुल्तान का विश्वास, और इसी से बना था ऑटोमन एक विश्व साम्राज्य। दोस्तों, सुल्तान सुलेमान के मरने तक उनका साम्राज्य जा पहुंचा था हंगरी से लेकर नॉर्दर्न शोर्स ऑफ ब्लैक सी तक, दक्षिण में मिस्र और ओमान से होते हुए पश्चिम में अल्जीरिया तक, और पूर्व में वो जा पहुंचा था कैस्पियन सागर तक। दोस्तों, आप सोच रहे होंगे कि इतनी बड़ा साम्राज्य चलाने के लिए आखिरकार सेना कहाँ से आती थी। तो जितने भी ऑटोमन्स युद्ध करते थे उनमें जो हारे हुए सैनिक थे वो उन्हें जबरन पकड़कर जबरन इस्लाम कबूल करवाते थे और अपने आर्मी में उनको पनाह देते थे। दोस्तों, 1565 में सुल्तान सुलेमान के मौत के बाद ऑटोमन्स हमला करते हैं माल्टा नाम के एक छोटे से द्वीप पर। ये द्वीप छोटा सा था लेकिन समुद्र का गेटकीपर था। नाइट्स सेंट जॉन ने अपने लहू बहाकर उस ज़मीन को बचाया और दुनिया को दिखा दिया कि छोटी ताकत भी क्यों ना हो, मगर अगर हौसला है
तो ऑटोमन के सुल्तान को भी रोका जा सकता है। दोस्तों, माल्टा का युद्ध ऑटोमन एम्पायर की एक बहुत बड़ी पहली हार थी और यूरोप के लिए एक उम्मीद की किरण लेकर आई थी कि हाँ, अगर हम संगठित हुए तो ऑटोमन को भी हराया जा सकता है। दोस्तों, फिर साल आता है 1571, जब बैटल ऑफ लेपांतो हुई थी। समुंदर पर लड़ी गई ये अब तक की सबसे बड़ी जंगों में से एक थी। क्रिश्चियन होली लीग और ऑटोमन नेवी एक दूसरे से इसमें भिड़ते और पहली बार ऑटोमन समुद्रिक सेना चूर चूर हो गई थी। लेपांटो ने ऑटोमन नावल का पूरा गर्व हिला कर रख दिया था और समुंदर पर उनकी बादशाहत अब हिल चुकी थी। ये दोनों युद्ध हार चुके थे ऑटोमन एम्पायर, और माल्टा और लेपांतो एक महान साम्राज्य को धीरे धीरे गिराने का ये आगाज़ था। दोस्तों, साल 1683 में वियना पर ऑटोमन ने आखिरी और सबसे बड़ा हमला किया। यूरोप का दिल अब दांव पर था। तकरीबन 1.5 लाख से ज़्यादा ऑटोमन फ़ौजों ने शहर को घेर लिया था, जीतने का सपना देखा था। लेकिन यूरोप का एक वीर, पोलैंड का राजा जॉन सेवेस्की, उस दिन अपने अलग ही मूड में था। उसने 18,000 कैवलरी के साथ इतिहास की सबसे बड़ी कैवलरी चार्ज की और पहाड़ों से गिर पड़े। पहाड़ों से उन्होंने पूरे ऑटोमन्स को घेर लिया और ऑटोमन्स को ये हार बर्दाश्त नहीं हुई। ऑटोमन्स वहाँ पर हार गए और ऑटोमन एक्सपांशन वहीं रुक गया। यूरोप उस दिन जीत गया और नई आशा की किरण के साथ वो अब ऑटोमन्स को चूर चूर करने के लिए यूरोपियन एक साथ फिर से हो गए। सुल्तान सुलेमान के मौत के बाद साम्राज्य में ताकत तो थी, लेकिन कोई दूर का विजन नहीं था। 17वीं और 18वीं सदी में अंदर से भ्रष्टाचार और बाहर से युद्ध की वजह से सल्तनत अब कमज़ोर दिखाई देने लगी थी। यूरोप में इंडस्ट्रीज ग्रो हो रही थी और ऑटोमन अब भी अपनी पुरानी सोच में उलझा हुआ था। ये वो दौर था जब ऑटोमन साम्राज्य जिंदा तो था, लेकिन पहले जैसे शक्तिशाली नहीं रहा था। दोस्तों, अब बात करते हैं ऑटोमन एम्पायर के टाइम पर थोड़े सोशल लाइफ की। तो साम्राज्य तो था, लेकिन समाज में सुकून और प्रगति की कमी थी। शहरों में अब भी बाजार सस्ते थे, कैलियोग्राफी और म्यूज़िक चलते थे, लेकिन नए विचारों को घोर विरोध किया जाता था। उलेमा और ऑर्थोडॉक्स लोग हर नई सोच को कुफ्र कहकर दबा देते थे। औरतें हराम तक ही सीमित हो गई थी और नई तालीम से उनको हमेशा के लिए दूर रखा गया था। ये एक ऐसी ज़िंदगी थी जहाँ विरासत तो थी, लेकिन नवीनता से लोगों को डर लगने लगा था। दोस्तों, 1821 में ग्रीस ने ऑटोमन एम्पायर के खिलाफ अपनी आज़ादी का झंडा उठा लिया। यूरोप ने इसे धर्म युद्ध बनाया और क्रिश्चियन वर्सेस मुस्लिम का इसे बनाया, लेकिन असली खेल था वो यहाँ पर पॉलिटिक्स का। ब्रिटेन, फ्रांस, रशिया ने ग्रीस को साथ दिया और अपने स्वार्थ के लिए ऑटोमन को कमज़ोर करने के लिए। ग्रीस जीत गया और ऑटोमन को अपना एक और टुकड़ा खोना पड़ा और एक और कदम था अपने अंतिम पतन की तरफ। दोस्तों, फिर आती है 19वीं सदी। 19वीं सदी में ऑटोमन साम्राज्य का शिकंजा ढीले पड़ने लगा था और बाल्कन देशों में आज़ादी की आग भड़कने लगी थी। सर्बिया, रोमेनिया, बल्गेरिया, एक एक करके सब तानाशाही के खिलाफ युद्ध का बिगुल बजाते हैं। दोस्तों, युद्ध, विद्रोह और विदेशी समर्थन ने इन राज्यों को धीरे धीरे आज़ाद कर दिया। ये थे वो वारिस जिन्होंने कभी दहशत के आगे सर झुकते थे, अब ऑटोमन को उन्होंने ललकारना शुरू कर दिया था। दोस्तों, 1912 में बाल्कन जंगों के बीच अल्बानिया ने भी ऑटोमन एम्पायर से अपनी आज़ादी का ऐलान कर दिया। ऑटोमन्स अब गिर चुका था। जहाँ कभी सूरज नहीं ढलता था, वह अब हमेशा अंधेरा ही छाने वाला था। दोस्तों, 1908 का वो साल था जब कुछ नए जवान उठ खड़े हुए थे, जिनका नाम था यंग टर्क्स, जो बदलाव लाना चाहते थे। उनका सपना था एक मॉडर्न ऑटोमन एम्पायर बनाना, जहाँ राजा नहीं कानून चले। उन्होंने सुल्तान अब्दुल हमीद II को मजबूर किया कि वो संविधान वापस लाए, लेकिन तब तक एम्पायर टूटने लगा था। ये एक कमज़ोर होती ताकत की आखिरी कोशिश थी। सोच तो नहीं थी, पर समय जो था वो निकल चुका था। 1914 में फर्स्ट वर्ल्ड वॉर शुरू होता है। ऑटोमन एम्पायर ने जर्मनी का साथ देना चुना और दुनिया की सबसे विनाशक जंग में कूद पड़े। लेकिन अंदर ही अंदर अरेबिया में बगावत पल रही थी। शरीफ हुसैन ने ब्रिटिश के साथ मिलकर अरब रिवॉल्ट वहाँ पर छेड़ दिया था। 1915 में शक और डर के साए में ऑटोमन ने 10 लाख से ज़्यादा आर्मीनियंस की नस्ल को नाश कर दिया, जो कि उनके दामन पर एक काला दाग बनकर रह गया। साम्राज्य के अंदर अब हर जगह आग थी। जहाँ दोस्ती थी, वहाँ पर विश्वासघात अब बन गया था। 1918 में जब जंग खत्म हुई और हार के साथ ही उस साम्राज्य को घुटने पर आ गया था।
एक ऐसा दौर था जो 600 साल चला, जो अब सिर्फ किताबों के पन्ने बनने तक जा रहा था। 1922 में सल्तनत को रस्मी तौर पर ख़त्म कर दिया गया और एक पूरा साम्राज्य जो कभी 3 महाद्वीपों तक फैला था वो अब ज़मींदोज़ हो चुका था। मुस्तफ़ा कमल अतातुर्क एक नया फौजदार, एक क्रांतिकारी, एक नए तुर्की का जन्मदाता अब बन चुका था। 1923 में रिपब्लिक ऑफ टर्की के एक नए देश की घोषणा होती है और उनकी कैपिटल इस्तांबुल से बदलकर अंकारा शिफ्ट की जाती है। मुस्तफ़ा कमल अतातुर्क ने सेकुलरिज्म, मॉडर्न एजुकेशन और यूरोपियन कानून लाकर एक नए राष्ट्र की नींव रख दी थी। तो दोस्तों चलिए अब जानते हैं कि ऑटोमन एम्पायर का फॉल क्यों हुआ। इसके कुछ कारण हैं जिस पर कि अभी हम चर्चा करेंगे। दोस्तों 1922 में ऑटोमन सल्तनत ऑफिशियली एंड होता है। एक साम्राज्य जो 600 सालों तक चला अब सिर्फ हिस्ट्री बनकर रह गया था। मुस्तफ़ा कमल अतातुर्क एक सोल्जर और एक विजनरी लीडर और नए तुर्की का एक आर्किटेक्ट बन गया था। 1923 में रिपब्लिक ऑफ टर्की डिक्लेयर हुई और इस्तांबुल से कैपिटल शिफ्ट हुई अंकारा। 1923 में कैलिफेट भी एबॉलिश कर दिया गया और रीजनल और पॉलिटिक्स अलग हो गए। अतातुर्क ने मॉडर्न एजुकेशन और सेक्युलरिज्म की लॉ और वेस्टर्न रिफॉर्म से एक स्ट्रॉन्ग नेशन बिल्ड किया। ऑटोमन एम्पायर गिरा क्योंकि उसने चेंज को एक्सेप्ट नहीं किया। करप्शन, आउटडेटेड सिस्टम और मिलिट्री डिफीट्स ने उसे अंदर से झकझोर के रख दिया था। जहाँ पावर थी वहाँ प्रोग्रेस की कमी थी और वही बना उसके फॉल का सबसे बड़ा कारण। तख्तो ताज पे छाए रहे 600 साल, धरती कांपी जब उनका गूंजा उनका लाल। इस्तांबुल से उठी थी जो एक आंधियाँ, सजदा करते थे सुल्तानों की बाहियाँ। वक्त भी झुका करता था उनके इशारों पे, ऐसा था ऑटोमन इतिहास के सितारों पे, ऐसा था ऑटोमन इतिहास के सितारे पे। दोस्तों अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए। कमेंट सेक्शन में बताएं कि आपका फेवरेट मूवमेंट क्या था और हिस्ट्री एंथुजियास्ट अपने फ्रेंड्स और फैमिली में इस वीडियो को शेयर कीजिए। मैं मिलूँगा आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।